हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूजीसी नेट 2026 में जो आपका यूनिट नंबर 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भारत में शिक्षा और अनुसंधान का विकास किस तरीके से हुआ। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुए, किस तरीके से यहाँ पर मंत्रालय का सफर और इनमें प्रमुख शोध परिषदों का क्या किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, हम यहाँ पर ये बातें करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ पर जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को कवर करा रही हूँ, आप अगर अपने सिलेबस को उठा के देखेंगे तो 2 पॉइंट सिलेबस है। कहीं इधर उधर हमने कुछ भी कवर नहीं किया है। जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो आपका सिलेबस है, डिट्टो वही सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी जो बुक है सिलेबस की वो लेकर बैठती हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। तो जो भी स्टूडेंट अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की और उन्हें पर प्रॉब्लम है, तो बेसिक से यहाँ पर सरल शब्दों में मैं यहाँ पर आप लोगों को कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इन केस की अगर कोई टॉपिक छूटता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा और मैं वहां पर उसको कवर करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो अभी काफी बच्चों का टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और हमारे जो भी मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ, जो भी चाहे वो टेलीग्राम पे चैनल क्वेश्चंस हो या फिर यहाँ पर जो भी क्लासेस दे रही हूँ वो भी बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दें, है ना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका विजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और भविष्य का मार्गदर्शन किस तरीके से ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर रहा है। शिक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक विकास और प्रशासनिक वर्गीकरण, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे ज्ञान कोश यानी कि नॉलेज बेस, यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्र निर्माण में प्रमुख अनुसंधान परिषदें किस तरीके से उनकी भूमिका रही है। यहाँ पर हम उनके बारे में यानी कि रिसर्च काउंसिल के बारे में किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आराम से कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है ना, तो आप प्लीज मुझे ये भी बता दीजिएगा, मैं आराम से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ पर जो है आपका एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। 2020 का एक ऐतिहासिक बदलाव किस तरीके से रहा है, ये हम लोग देखते हैं। आपका क्या है, 34 वर्ष के अंतराल में जो आपका एक शिक्षा नीति आई है ना, किस तरीके से आई, तो यहाँ पर 3 बार आई। जैसे आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में आई थी। कब आई थी, 1968 में आई थी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरे चरण में आई यानी कि द्वितीय यानी कि सेकंड जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में यानी कि 1900 आपका 86 में आई। ठीक है, 1986 में 1986 में हमारी दूसरी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तीसरी जो हमारी आती है वो आती है नई शिक्षा नीति 2020 में, है ना। ये आपकी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आती है आपकी, ये 2020 में आती है। 29 जुलाई 2020 को इसकी क्या मंजूरी दे दी गई। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, है ना। चलिए भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई यहाँ पे जो है
भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या की गई, मंजूरी प्रदान की गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या नाम बदलकर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो पहले यहाँ पर क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर यहाँ पे क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है, यह जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, यानी कि ये आई, उसके बाद क्या है आपका 2020 आई। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नीति निर्माण की पृष्ठभूमि और कस्तूरी रंगन समिति किस तरीके से यहाँ पर अपना काम की और किस तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, इसका क्या उद्देश्य रहा है, इनके बारे में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में, किसके, जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2017 में इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है और फिर यहाँ पर 2019 में समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तृत मसौदा प्रस्तुत किया गया, है ना, यहाँ पर किया गया था। फिर यहाँ पर आपका जो है 29 जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार भारत में अब तक तीन बार क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को लाया गया। ठीक है, जो आपके यहाँ पर ये हमने जो आपको पढ़ाया ना, ये 3 शिक्षा नीति आ चुकी। पहली आपकी आई थी 1968 में, दूसरी आई 1986 में और तीसरी जो आपकी आई ये 2020 यानी कि 2020 में। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करेंगे नई संस्थागत सिफारिशें यानी कि उच्च शिक्षा का नया क्या इंजन किस तरीके से यहाँ पर काम कि मतलब आपका जब यहाँ पे क्या नई शिक्षा नीति लाई गई तो किस तरीके से यहाँ पर वर्क होगा, किस तरीके से यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, है ना। कुछ प्रशासन होंगे, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इसको क्या कंट्रोल में रखने के लिए किस तरीके से चलाए संचालित किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर है ना देखा गया। अब देखते हैं कि इनकी सिफारिशें क्या क्या रही हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला आपका क्या रहा है, यहाँ पर प्रशासन की बात कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा आईईएस को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ये इन्होंने इस सिफारिश में बोला। फिर दूसरा जो इन्होंने बोला यहाँ पर कि आपका रेगुलेशन यानी कि नियमन, है ना, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संवर्धन और प्रबंधन अधिनियम मसौदा कानूनों को क्या प्रतिस्थापित करेगा, जो उच्च शिक्षा में व्यक्तिगत नियमों को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे या कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला इस सिफारिश में कि उच्च शिक्षा में व्यक्तिगत नियमों को नियंत्रित करने वाले मसौदे कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, ये इन्होंने बोला। फिर यहाँ पर तीसरा आपका आता है मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो आपका है, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन यानी कि मसौदा मान्यता निकायों को मान्यता देगा और प्रत्यायन के लिए मानक निर्धारित करेगा।
ये इनके 3 क्या थी, सिफारिशें थी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय मंत्रालय का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है, इनके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका जो आप विकास हुआ है, ऐतिहासिक विकास क्रम, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का मूल गठन, है ना, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर 1959 में, है ना, किसके 1959 में क्या हुआ, इनके बारे में देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो है राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परिषद, है ना, एक सेकंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलो देख ले। ओके, कट रहा है, कोई बात नहीं, अब नहीं कटेगा, है ना। चलो, अब नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका इस अ, राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1995 में की गई। इसका अच्छा, इनको हम बताएंगे कि क्यों की गई और क्या, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा मंत्रालय का गठन क्यों हुआ, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्र में, यहाँ पर क्या है, केंद्र में मंत्रालय का गठन किया गया वर्ष 1900 किसमें 59 में। कब किया गया, 1959 में शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में क्या किया गया, यहाँ पर विभाजित कर दिया गया, 2 भागों में या पुनर्गठन किया गया। पहला क्या था आपका शिक्षा मंत्रालय, और दूसरा आपका क्या है वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। ये इनका क्या था, 2 भागों में इन्होंने मतलब विभाजित कर दिया, बांट दिया कि आपका ये मंत्रालय होगा और आप इस तरीके से काम करेंगे। अब इनका काम क्या है ये हम आगे भी बताएंगे। फिर यहाँ पर आपका आता है 1985 में नया नामकरण हुआ इसका, है ना। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नया नामकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के रूप में कर दिया गया। ठीक है, इसका नामकरण होता है। इसके अधीन कई विभाग कार्यरत किए गए जो आपके इस तरीके से हैं, जैसे आपका यहाँ पर आ जाता है प्राथमिक शिक्षा विभाग हो गया, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो गया, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग हो गए, है ना, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा विभाग हो गए। फिर यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण भाषा विभाग हो गया, प्रभाग हो गया, है ना। फिर यहाँ पे आपका आता है भाषा प्रभाग, संस्कृति प्रभाग, शोध एवं प्रशासन प्रभाग, युवा सेवाएं प्रभाग, यूनेस्को प्रभाग, है ना, नियोजन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग प्रभाग आ गया, सांख्यिकीय एवं सूचना प्रभाग आ गया, फिर विदेशी शैक्षिक संबंध प्रभाग आ गया, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन प्रभाग आ गया, केंद्र शासित क्षेत्र और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग आ गया। तो ये सब क्या है, इसके अंतर्गत कार्यरत थे, है ना, किसके, जो आपका यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में ये क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका आता है क्या, हम लोग 2020, है ना, यहाँ पर जो आपका क्या है, फिर से आपका यहाँ पर
जो ये मानव संसाधन विकास नाम दिया गया था, 2020 में इसको फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पुनः फिर से क्या किया कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है? यहाँ पर अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मंत्रालय का क्या ढांचा, किस तरीके से मंत्रालय जो है वो काम करता है ना? इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रभाग यहाँ पर क्या कर दिए गए, इनको 3 भागों में क्या कर दिए गए, डिवाइड कर दिए गए कि आप इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। जैसे आपका मुख्य शिक्षा क्या है, जैसे यहाँ पर इनको क्या-क्या दिया गया, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग दे दिया गया, माध्यमिक शिक्षा प्रभाग दे दिया गया, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा प्रभाग, प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण प्रभाग, ये क्या है, ये मुख्य शिक्षा के अंदर में आ गए कि अब ये इनके अंदर में काम करेंगे। विशिष्ट शिक्षा जो है, इनके अंडर में कौन-कौन काम करेगा? जैसे आपका तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा प्रभाग हो गए, ये काम करेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन प्रभाग है, ये कार्य करेंगे। और संस्कृत प्रभाग, ये इनके अंडर में कार्यरत रहेंगे, है ना? फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, प्रशासनिक एवं सहायक कार्य में क्या-क्या रख दिया गया, जैसे शोध एवं प्रशासक प्रभाग हो गए, युवा सेवाएं प्रभाग हो गया, यूनेस्को प्रभाग हो गया, फिर यहाँ पे नियोजन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग हो गए, सांख्यिकीय एवं सूचना प्रभाग हो गया, विदेशी शैक्षिक संबंध प्रभाग हो गया, केंद्र शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग हो गया, और भाषा प्रभाग हो गया। ये इनके अंडर में क्या होंगे, कार्यरत होंगे। जो हमने यहाँ पर पहले बताया कि 1985 में यहाँ पर ये जो 1985 में ये इनके अंडर में ये पूरे कार्यरत थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में। अब ये क्या हुआ, जब 1920 में शिक्षा मंत्रालय बना, है ना, तब यहाँ पर क्या किया कर दिया गया, इनको डिवाइड कर दिया गया कि इस तरीके से ये कार्य करेंगे 3 डिपार्टमेंट में, है ना? 3 प्रभाग, उनके प्रभाग बना दिए गए कि आप इनको आप देख लो, और इनको देख लो आप, और ये जो है आप इनको देख लो। जिससे क्या है कि जो शिक्षा नीति थी उस पे क्या हुआ, और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, मतलब आप और अच्छे से कर लेंगे। मान लो आप, एक एग्जाम्पल के तौर समझा रहे हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको बाहर का भी देखना है, आपके मेहमान भी आ रहे हैं, आपको घर में भी चीजें देखनी है, तो क्या आप हैंडल कर पाएंगे? कहीं ना कहीं तो चूक होगी ना, कि आप एक को बेटर बनाने के चक्कर में आप दूसरे को क्या कर रहे हैं, उसको आप वहां पर कहीं ना कहीं उस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या है, आपका एक टाइम में एक ही जगह तो आप फोकस कर पाएंगे, लेकिन आपने क्या किया कि आपने काम को सौंप दिया कि भाई, एक पर्सन ने क्या किया कि उनको आपने कहा कि भाई आप एक काम करो कि जो बाहर से सामान लाने का जिम्मे है वो आप ले लो। दूसरे पर्सन को आपने, बी पर्सन को बोला कि भाई जो भी मेहमान आ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, है ना? और जो सी पर्सन को आपने क्या किया, या आपने क्या किया कि यहाँ पर सी पर्सन को आपने बोला कि जो भी घर में, जो भी घर के अंदर काम कर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो। तो आपने पूरा क्या किया, एक डिवाइड बना दिया, एक ग्रुप बना दिया कि आप उनको वो देखेंगे बाहर का काम, और इन्होंने क्या किया, रिश्तेदारों को देख लिया, और इन्होंने क्या किया, घर का काम कर लिया, यानी कि 3 पर्सन हो गए। इसमें क्या है, अब वो उस काम के लिए स्पेशलिस्ट हो गए, है ना? तो वो उस काम को और बेटर तरीके से कर सकेंगे। तो ये क्या काम आपका आसान हुआ। तो यहाँ पर यही बात हुई कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इनको उस कार्य क्षेत्र को क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 भागों में, और ये बोला कि आप अपने काम को क्या किया, और आसान करने के लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्र ज्ञान कोश, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि
प्रमुख अनुसंधान परिषदें, है ना? इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि भारतीय कृषि समाज इतिहास दर्शन और ग्रामीण विकास को दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त शोध परिषदों की क्या की गई, स्थापना की गई। क्या की गई? स्थापना की गई। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर ले, दिल्ली में इन सबका मुख्यालय है, जैसे ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनकी स्थापना कब होती है? तो इनकी स्थापना होती है 1929 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं ICSSR, है ना? ये क्या है आपका? यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इनकी स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में होती है। ठीक है, अभी हम लोग इनको और अच्छे से अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं CICHS यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इनकी स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। कब होती है? 1972 में। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा आपका क्या है? ICPR यानी कि क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल क्या है? रिसर्च, ये आपकी है 1977 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये अच्छा, जो आपका कार्य क्षेत्र है, यानी इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ऐसे बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रारंभिक नींव यानी कि कृषि और समाज विज्ञान के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 1929 में क्या है? ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा, लिख देते हैं, क्या है? इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना? ये क्या है आपका? 1929 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये स्थापना की गई तो क्यों की गई। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसको क्या किया गया? यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्थायी संस्था है ना? ये यह भारतीय कृषि एवं अनुसंधान को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, ये इसका काम है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि 1969 में यानी कि 1969 में क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यहाँ पर लिख देते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, ये आपका 1969 में यानी कि 1968 में इसकी स्थापना होती है, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद। यहाँ पर आई नो डैट कि आपको ये थोड़ा डॉक्टर वाली स्पेलिंग लग रही होगी, कोई नहीं, आने वाले टाइम पे हम इसको थोड़ा सा जब और कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को लिख के साफ सुथरा दें, बट जो भी नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे ना, वहाँ पे साफ सुथरा ही होगा। ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल भी रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना? चलिए, इनकी स्थापना जो हुई है आपकी 1969 में होती है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकसित करने, विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ करने
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ राष्ट्रीय नीति निर्माण हेतु क्या की गई? इनकी स्थापना की गई थी, है ना? किसकी? भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद की। ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वैचारिक जड़ें, यानी कि इतिहास और दर्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है ना? 1970 का दशक है ये, उसमें देखते हैं। तो 1972 में किसकी? आईसीएचआर की स्थापना होती है, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनकी इनका जो उद्देश्य है ऐतिहासिक अनुसंधान को दिशा निर्देश देना और साहसिक कार्यों को क्या प्रोत्साहित करना है, ये इनका उद्देश्य था। इनका जो कार्य प्रणाली थी, इतिहास को वैज्ञानिक तरीकों से समझने का प्रयास करना, ये इनका क्या था? जो इनका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है। और इनका और क्या करना था कि यहाँ पर इसका मुख्यालय जो है वो मतलब मुख्यालय तो इसका कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुख्यालय इसका है, एक सेकंड, कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना? लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये बेंगलुरु और गुवाहाटी में है। ठीक है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1977 में स्थापित होता है और या फिर स्थापित किया जाता है आईसीपीआर। आईसीपीआर को 1977 में क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, ये क्या किया जाता है? इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। यहाँ पर क्या किया जाता है? इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। ये क्या है ना, एग्जाम में अभी मैं आप लोगों को लास्ट में जो है इसका चार्ट दिखाऊंगी। ये फुल फॉर्म भी पूछते हैं और यहाँ पर इसकी इस्टेब्लिश भी पूछ लेते हैं और मुख्य उद्देश्य भी पूछते हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए चार्ट भी बना रखे हैं पॉइंट वाइज। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका क्या क्या उद्देश्य है। इनकी क्या होती है स्थापना? 1977 में भारत सरकार द्वारा भारतीय दर्शन की पूरी परंपरा को अपनी प्राचीन रूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। पोषण करने तथा नए विचारों को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है स्थापित। और फिर यहाँ पर क्या है दूसरा हमारा कि दर्शन शास्त्र के अनुसार दर्शन शास्त्र के अनुसंधान की समय समय पर समीक्षा करना भी क्या है इसका कार्य प्रणाली था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसको प्रोत्साहित करना। ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सभ्यता का अध्ययन और ग्रामीण विकास, जो 1990 का क्या है दशक है। ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, है ना? चलो, ये कब स्थापित होता है? 1990 में। ठीक है। इसकी स्थापना होती है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रमुख योजना है। ठीक है। 1990 में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान तत्वावधान में लॉन्च किया गया। ठीक है। यह सभ्यता के विकास के अध्ययन से जुड़ी प्रमुख क्या है? परियोजना है। ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? 1995 में। हमने आप लोग को ये बताया ना कि इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब स्टार्ट में बता रहे थे। एनसीआरआई, राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परिषद, यानी कि
नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। 19 अक्टूबर 1995 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हैदराबाद में है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शिक्षा की उच्चतर शिक्षा में बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर इसका प्रभाव क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की सूक्ष्म चुनौतियों को परखना और गांधी जी के विचारों को क्या प्रोत्साहित करना, ये इसका काम था। ठीक है, जो उनके विचार हैं उसको क्या किया जाए? उसको प्रसार प्रचार किया जा सके। ठीक है, ये इनका काम था, प्रभाव था। ये हमने आपको बताया था कि हमने लास्ट में आप लोगों के लिए बना रखा है कि किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे चार्ट में पूछा जाता है ना? जैसे आपका 1929 में पूछ लिया गया। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके से आता है ये भी बता देते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है, कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पर हिंदी में भी पूछता है और इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 1929 में क्या इसकी स्थापना होती है? किसकी? ICAR की। और इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या आता है? 1969 में, यानी कि 1968 में स्थापना होती है किसकी? ICSSR की, है ना? तो ये क्या है? इसका जो पूरा नाम है भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद। अगर हम इंग्लिश में इसका नाम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय नीति निर्माण, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 1972 में स्थापना होती है किसकी? ICHR की। किसकी? ICHR की स्थापना होती है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में जो इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है, ये इनका, और उसके क्या है? इसकी देखरेख, दिशा निर्देश, ये सारी चीजें इसमें थी। तो इसमें केवल ये आप याद रखें कि इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करना था। 1977 में स्थापना होती है ICPR की, यानी कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं इसका फुल फॉर्म की तो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, है ना? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन दर्शन का पोषण एवं नए विचार का क्या? समीक्षा करना, है ना? या फिर उसे क्या? प्रोत्साहित करना, नए विचारों को क्या? प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1990 का प्रोजेक्ट क्या रहा है ना? प्रोजेक्ट आता है इसका। फिर इसमें क्या था कि भारतीय विज्ञान और सभ्यता के इतिहास का प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सभ्यता के विकास का अध्ययन करना। ठीक है, और उससे जो भी उनकी जो भी क्या है, जुड़ी योजनाएं या परियोजनाएं हैं, इन सब की क्या? देखरेख करना, उसका अध्ययन करके उसका क्या है? विकास करना। ठीक है, 1995 में आती है NCRI, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण उच्चतर शिक्षा एवं गांधीवादी विचार को क्या करना? प्रसारित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका 2020 यानी कि 2020 का
किस तरीके से विकास होता है, किस तरीकों से इसको लाया गया और इसको आपकी जो शिक्षा नीति है, इसको अपनाया गया। ठीक है? तो ये हमने आप लोगों को पूरी तरीके से कवर किया है। आई होप कि आप लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट आपको एनईपी 2020 के बारे में होता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है? भारत का आधुनिक ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर ये क्या है आपका एनईपी 2020 दूरदर्शी विजन रहा है। और यहाँ पर इसके क्या क्या अनुसंधान परिषदें रही हैं, जो ऐतिहासिक बौद्धिक पूंजी जो इसकी स्थापना होती है, हमने ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म बता रखा है। ये आपका है ये वाला पार्ट। ठीक है? फिर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से रही है। शिक्षा मंत्रालय का सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा अनुसंधान परिषदों की ऐतिहासिक बौद्धिक पूंजी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दूरदर्शी विजन, ये तीनों स्तंभ मिलकर भारत के भविष्य का क्या ज्ञान अर्थव्यवस्था का तैयार करते हैं। क्या करते हैं उनको, क्या करते हैं, ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, तैयार करना है ना। तो ये आपका रहा है एनईपी 2020। मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगी। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से हेल्प करेगी। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, प्रीवियस ईयर में मैंने कराए थे क्वेश्चन, तो आप लोगों को डाउट हो रहा था ना मैं कि किस तरीके से आ रहा है। मुझे खुद ही डाउट हुआ था कि मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ क्या ये हमारे एग्जाम के लिए हेल्प करेगी या मैं ऐसी हवा में पढ़ा रही हूँ। तो नहीं, उसमें से जब क्वेश्चंस फंसे ना, तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसमें से क्वेश्चन आए हैं। उसी क्वेश्चन का को बेस बनाते हुए मैंने ये आप लोगों के लिए पूरा एक तैयार किया है। ये आपके पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर आपको कवर कराए हैं। जो आपका ये मान के चलिए, जो पीडीएफ है ना, जो आपकी पीपीटी वाली पीडीएफ है, ये टू द पॉइंट है, जहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहा है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कवर करना है। आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है? और अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके या आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, है ना। आप मुझे वहां से पूछ सकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से, क्या हुआ, किस तरीके से आप हमसे जुड़ते हैं। ठीक है? तो आज के लिए मुझे लगता है कि हमें इतना ही रखना चाहिए। तो अगले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इसको भी हम लोग बता देते हैं, ताकि आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि किस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर डिलीवर की जा रही हैं। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे भारत में उच्च शिक्षा की संरचना। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने टॉपिक पे, अपने जो आपका एग्जाम है, जो आपका एम है, उस पे फोकस कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।